हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी। वाह! हाथों में गीता रामायण पुराण उठाकर कहते हैं जो चली आ रही सदियों से हम वो अनमोल कहानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। इस समय हमारे साथ एक ऐसी अजीमोशान शख्सियत मौजूद है जो अगर हम बात करें कि उनके कार्य क्षेत्र के विषय में, तो हिंदी के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए हैं। हिंदी के जाने माने कवि हैं, राजनीतिज्ञ भी उनको कहा जा सकता है, राजनीति से भी जुड़े रहे हैं, छोटे पर्दे पर जुड़े रहे हैं। बहुत सारे टीवी कार्यक्रम उनके छोटे पर्दे पर चलते रहे हैं। फिल्मों में गीत लिख चुके हैं, उनकी विभिन्न गीत विभिन्न फिल्मों में आ चुके हैं और अब फिल्मों में अभिनय से भी वो जुड़ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर सुनील जोगी साहब, जो कि पद्मश्री और यश भारती से भी सम्मानित हैं। तो सर, सीधा सीधा सवाल हम आपसे करते हैं, जो आप वृंदावन घूमने के लिए आए हुए हैं, कैसे इतना एक व्यक्ति कैसे इतनी सारी चीज़ें कर सकता है? बड़ा ही विस्मय होता है सुनकर। मित्र, एक शेर मैंने कहीं पढ़ा था, वो मेरी प्रेरणा है कि किसी की 4 दिन की ज़िंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता। तो काम करने वाले पर है। मैं एक क्रियाशील और सतत काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं प्रेरणा लेता हूँ, प्रकृति से सूरज निकलता है, सुबह से शाम तक काम करता है, दुनिया को रोशनी देता है। नदी 24 घंटे बहती है, कभी आराम नहीं करती। तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी 24 घंटे काम कर सकता हूँ, तो कोशिश करता हूँ मैं हर समय काम करूँ और बहुत ज़्यादा अपने समय को मैं बचाता हूँ। और बहुत समय चुराने वाला उसकी कला मुझे पता है कि मैं बहुत कम समय व्यर्थ के कामों में देता हूँ, जिन्हें मैं बहुत ऐसा मानता हूँ कि मेरा जाना ज़रूरी नहीं है। तमाम शादियाँ छोड़ता हूँ, तमाम तरह के बड़े उत्सव छोड़ता हूँ और उस समय में मैं कुछ सृजन करता हूँ। बिल्कुल, आपने सही कहा। हम भी लगातार आपके संपर्क में थे, इतनी व्यस्तताओं के बाद आज आप वृंदावन आने के लिए समय निकाल पाए हैं, और तो बहुत बहुत स्वागत है आपका वृंदावन में। और इतनी सारी कविताएं आप लिख चुके हैं विभिन्न क्षेत्रों में, हास्य की कविताएं, वीर रस की कविताएं, और चाहे उन्हें कह लीजिए बेटियां के ऊपर एक आपकी बड़ी कविताएं, बहुत सारी कविताएं। इतना साहित्य कहाँ से उमड़ता है, इतने विचार आते कहाँ से हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो कुछ लिखता जाता हूँ वो सब भूलता जाता हूँ, छोड़ता जाता हूँ। तो उससे क्या है ना कि नया विचार आता रहता है। मैं कुछ भी संग्रह करके नहीं रखता, अपने आप को खाली करता रहता हूँ। तो उससे मुझे बड़ी सुविधा रहती है कि मैं बेटियों पर लिखा, तो अगर मैं कुछ माँ पर लिखना चाहता हूँ या देश पर लिखना चाहता हूँ, मेरी कविता बहुत वायरल है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। आजकल एक माँ कविता है जो बहुत वायरल है। तो वो जब एक विषय में लिख चुकता हूँ तो उसके बाद उस विषय से अपने आप को खाली कर देता हूँ, फिर मैं वो समाज को दे देता हूँ, वो जनता को, देश को, श्रोताओं को समर्पित कर देता हूँ। तो वो जगह बच जाती है क्रिएशन की। सर, अब मंच के भी बहुत बड़े कवि हैं, कवि सम्मेलनों की अगर बात की जाए तो वर्तमान में कहाँ देखते हैं आप हिंदी कविता को, हिंदी कवि सम्मेलनों को? देखिए, हिंदी कविता और हिंदी कवि सम्मेलन दोनों का बहुत विस्तार हुआ है। मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि मैं दुनिया भर के देशों में कवि सम्मेलन हो रहे हैं। आप अफ्रीका में कवि सम्मेलन हो रहे हैं, दुबई, अमेरिका, लंदन, सिंगापुर, सब जगह हो रहे हैं। आप ये मान लें 100 कवि सम्मेलन तो केवल अमेरिका में एक साल में होते हैं। अभी पिछले साल में 2 बार अमेरिका जाके आया और हमने 25 शहरों में कार्यक्रम कवि सम्मेलन करके मैं आया। अमेरिका के सबसे बड़े 25 शहर जो हैं उन सब में मैं एक बार नहीं 4-4, 5-5 बार जा चुका हूँ, और भी मेरे कवि मित्र जा चुके हैं। तो अगर सारी दुनिया के देशों में कविता के प्रति ये मोह है और ये रोचकता कविता की है, तो ये हिंदी विस्तार पा रही है। कविता के सहारे, कविता के बहाने हमारी हिंदी लोकप्रिय हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है और हिंदी एक दिन विश्व भाषा बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जैसा कि अभी आपने कहा भी, आप अनगिनत देशों की काव्य यात्राएं कर चुके हैं, तो अंतर क्या पाते हैं जो एक हिंदुस्तानी श्रोता होता है और एक जो बाहर के जो श्रोता होते हैं? हालांकि उनमें बहुत सारे श्रोता अपने देश के ही होते हैं, जो प्रवासी भारतीय होते हैं, तो क्या अंतर पाते हैं उनमें? श्रोता जो बाहर के श्रोता हैं
वहाँ अधिकांश लोग सब ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। जब हिंदुस्तान के कवि सम्मेलन करते हैं तो हम दशहरे मेले के भी करते हैं, अलग अलग समाज के करते हैं, अग्रवाल समाज, जैन समाज, उसमें सब प्रबुद्ध नहीं होते। कुछ समाज से बाहर के भी लोग होते हैं, कुछ टेंट लगाने वाले भी होते हैं, कुछ लाइटमैन भी होते हैं, कुछ रिक्शे वाले भी, कुछ बाज़ार के लोग भी, व्यापारी भी। तो सबका मानसिक स्तर अलग अलग होता है। तो हमारी आधी बात, आधी से ज़्यादा बात कुछ समझते हैं, कुछ बातें कुछ लोग देर से समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। लेकिन जब हम विदेश में कविता पढ़ते हैं और सिंगापुर या ओमान या दुबई या अमेरिका या लंदन में हॉल फुल होता है, तो एक भी टिप्पणी आप करते हैं तो बहुत जल्दी पहुंचती है और बहुत त्वरित प्रतिक्रिया मिलती है। और उनमें क्या है कि पढ़े लिखे लोग हैं, समाज को और भाषा को समझने वाले लोग हैं, तो वो बहुत गहराई तक सोचते हैं, अप्रिसिएट करते हैं और सब समृद्ध हैं, तो उस हिसाब से उन मान सम्मान करते हैं। और उनमें एक कारण और भी है कि प्यास बहुत होती है। यहाँ हमारे यहाँ मथुरा में पता चला 5 कवि सम्मेलन हो रहे हैं साल में, नहीं हो रहे हैं तो कहीं इधर उधर आगरा जाके सुनाए, दिल्ली सुनाए, टीवी पे सुनते रहते हैं। लेकिन जो लोग विदेश में रहते हैं उनको ये लोक कलाएँ, ये कविता, ये हास्य, ये रोज़ सुनने को मिलता नहीं है। वो दिन भर तो अंग्रेजी सुनते हैं, अपने कार्यालय में, अपने पड़ोस में, सब जगह दूसरी भाषा सुनते हैं। तो जब अचानक उनको कोई शाम अपनी भाषा की मिलती है तो जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। वो जो उनके भीतर तीव्रता होती है, सुनने की ललक होती है, खुशी होती है, उत्साह होता है, वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि उनको भाषा रोज़ सुनने को नहीं मिल रही। तो सर किस तरह देखते हैं आप, विदेश में किस तरह हिंदी भाषा विस्तारित हो रही है? क्या सुखद संकेत हैं इस तरह? एक तो विदेश में जो लोग हमारे भारत के वहाँ बस गए हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उन्होंने भारत की सभ्यता, संस्कृति और भाषा को, संस्कारों को बहुत संभाल के रखा हुआ है। हर घर में आपको मंदिर मिलेगा, वो लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, होली, दिवाली, दशहरा मनाते हैं। और अमेरिका के कुछ स्कूलों में मुझे ही लोगों ने अपनी किताबें बच्चों की दिखाई कि साहब हमारे बच्चे तो यहाँ भी आपकी किताब पढ़ रहे हैं कोर्स में। जी, आप पाठ्यक्रम में शामिल हैं वहाँ कविताएं। तो मुझे खुशी होती है कि वहाँ के बच्चे भी हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, और ये एक अच्छे लक्षण हैं, अच्छे संकेत हैं किसी देश के विस्तार के लिए। हमारे भारत की सभ्यता, संस्कृति और भाषा अगर दुनिया भर के देशों में जा रही है और मान्यता मिल रही है, और ख़ास तौर पे नई पीढ़ी उसे पसंद कर रही है, तो ये हमें लगता है कि हमारी तपस्या कहीं ना कहीं, हम लोग, मेरे जैसे तमाम साहित्यकार, कवि हैं, उन सब की जो एक तपस्या है उनकी है, वो सफल हो रही कहीं ना कहीं। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं ये करना चाहूँगा। लगभग अपने यहाँ कवि सम्मेलनों का अगर हिंदुस्तान की बात करें तो इस तरह का माहौल है, जहाँ के संस्कृति में रचे बसे हैं एक तरह से। यहाँ दशहरा होता है तो कवि सम्मेलन का आयोजन हो जाता है, दिवाली होती है तो कवि सम्मेलन का आयोजन हो जाता है, होली होती है तो कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, और कुछ भी ना हो तो कवि सम्मेलन ही हो तो एक वो त्यौहार की तरह ही आयोजित किया जाता है। लेकिन बीच में लगभग बात करें 1 दशक पहले की, कुछ शून्य सा पैदा हो गया था, कवि सम्मेलनों का आयोजन बड़ा कम हो गया था। तो उस समय क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति थोड़ी सी सुधरी है उससे? मुझे बीच में चिंता मुझे भी हुई थी। एक समय आया जब टीवी चैनल्स पे लाफ्टर शो आने लग गए, तो कवि सम्मेलनों के प्रति थोड़ा सा जो करवाने वाले तो वही लोग हैं, वही समाज हैं, वही जैन समाज, वही अग्रवाल समाज, वही कुछ और संस्थाएं जो, तो उनको कुछ लोगों ने लाफ्टर शो कराने शुरू कर दिए। बहुत जल्दी उनका मोह ख़त्म हो गया कि लाफ्टर के कार्यक्रमों में जो दुअर्थी संवाद होते हैं, कविता के नाम पर भोंडे चुटकुले होते हैं, तो उससे लोगों का मोह छूट गया। बोले ये सब टीवी में ही ठीक लगता है, कम से कम टीवी बंद तो कर सकते हैं, लाइव सुनने वाले को तो आप कहाँ से बंद करेंगे। तो उन्हें लगा कि जो कवि सम्मेलन है उसमें कम से कम एक शिष्टता है, एक परिवार के साथ आप बैठकर सुन सकते हैं। और लाफ्टर के जो कलाकार हैं, मैं उनकी कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, उनका दोष भी नहीं है, क्योंकि वो भाषा के लोग नहीं हैं, हिंदी के लोग नहीं हैं, कविता के लोग नहीं हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं। ज़्यादातर मैं लाफ्टर वालों को जानता हूँ, वो बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं, और जिस फिल्मी दुनिया के रंग में रचे बसे हैं, वो सब कोट पैंट टाई और माइक लेके ठुमकते हुए, नाचते हुए आना और थोड़ा सा मिमिक्री कर देना, उसी को उनकी कला हो सकती है, लेकिन वो कविता नहीं है, वो हमारे संस्कार की वो नहीं है। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि सबके घरों में 100-100 चैनल चल रहे हैं, और सबके हाथों में मोबाइल में
जो है व्हाट्सएप है और फेसबुक है, ट्विटर है और तमाम मनोरंजन के साधन हैं, उसके बाद भी जब कवि सम्मेलन में 2000, 5000, 10,000 लोग 3-3, 4-4, 5-5 घंटे बैठकर सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि कितना भी विज्ञान विकसित हो जाए, कितने भी मनोरंजन के साधन आ जाएं, लेकिन कम से कम हिंदी कविता और मंच की कविता को कहीं कोई संकट नहीं है, ये विस्तार करती रहेगी। बस शर्त ये है कि मेरे जैसे और भी अच्छे अच्छे युवा कवि आएँ और इस धारा को, इस परंपरा को समृद्ध करें, क्योंकि सारी लोक कलाएं ख़त्म होने लग गई। नौटंकी ख़त्म हो गई और भी जो तमाम नृत्य होते थे, रामलीलाएं बहुत कम होने लग गईं। अब केवल कविता के कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लोक रंजन और मनोरंजन का ध्यान रखें। सर, अभी बहुत महत्वपूर्ण आपने यहाँ पर बात कह दी है कि कविता के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसको अगर आपकी बातों से लिया जाए तो थोड़ा सा बीच में खतरा पैदा हो गया था। लाफ्टर चैलेंज के जो कलाकार थे, कहा सर ये भी जाता था कि जो लोग कविता में असफल हो गए थे वो उन्होंने अपनी किस्मत वहाँ पर आकर आजमाई लाफ्टर चैलेंज में। तो अब सर ये सवाल ये भी उठता है कि कुछ कवि इस तरह के भी अभी मंचों पर देखने को मिलते हैं जो केवल लाफ्टर के सहारे अपनी नैया उनकी चल रही है, उसको ही पता नहीं वो कविता कहते हैं क्या कहते हैं। और उसको सा एक शब्द भी बड़ा सर शब्द मैंने सुना है, चकल्लस और लाफ्टर में अगर कोई अंतर हो तो सर स्पष्ट करिए। लाफ्टर एक नया शब्द वो लेके आए, लेकिन लाफ्टर में भी जो हल्की फुल्की बातें हैं, जो चुटकुले हैं, वो लेके आए। अगर कुछ नया लेके आते, वन लाइनर होती हैं कविताएं, 2 लाइन की कविता भी होती है, छोटे दोहे भी होते हैं, लेकिन जो रचनाकार होगा वो कविता के माध्यम से ही अपनी बात करेगा। हुल्लड़ जी बहुत बड़े कवि थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ हास्य में लिखा, अल्लड़ बीकानेरी जी, ओम प्रकाश आदित्य जी, काका जी, अशोक चक्रधर जी, इन सब लोगों ने, सुरेंद्र शर्मा जी, कविता के माध्यम से उन्होंने लोगों को हंसाया। कम से कम उनका क्रिएशन तो था, नए विचार तो थे, थॉट को लेके आए, उससे ह्यूमर क्रिएट किया, उससे लोग हंसे। लेकिन अब लाफ्टर वाले तो थोड़े से जुमले, थोड़े से चुटकुले वो लाके और उसमें मिमिक्री, जो कुछ भी वो कर सकते हैं वो सब किया उन्होंने, लेकिन मैं उन्हें कभी मानता ही नहीं, इसलिए मैं उनका दोष नहीं देता। वो एक मंच के कलाकार हैं, हंसाने के लिए वो आए किसी टीवी चैनल के माध्यम से, और जैसे आए वैसे ही चले गए। कुछ सर मंच पर भी दिखाई देते हैं, कवि सम्मेलनों के मंच पर भी दिखाई देते हैं। अब सब जगह, अब इसमें कौन रोकेगा, लेकिन उनका भी स्वागत है। मैं बड़े उदार हृदय का व्यक्ति हूँ और मैं ये मानता हूँ कि सब चीज़ें समाज में अच्छी नहीं होती, थोड़ी और भी चीज़ें होती हैं, वो भी सब स्वीकार किया जाना चाहिए। बादाम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन चने का भी अपना महत्व है। तो बस सर कहीं ऐसा ना हो आगे जाके भविष्य में लाफ्टर और कविता को मिला जुला के कोई नई चीज ही पैदा हो। ऐसा नहीं, कविता एक शाश्वत धारा है और कविता बहुत पवित्र है, और ये बाबा तुलसीदास और निराला जी की परंपरा की चीज़ें हैं। जब तक हम जैसे लोग हैं तब तक कविता को कहीं कोई खतरा नहीं है, कोई संकट नहीं है, क्योंकि अच्छे लिखने वाले लोगों की अभी भी का महत्व है, अभी भी लोग उनसे सुनते हैं, और अभी भी बुरी चीज़ें ही वायरल नहीं होती, अच्छी चीज़ें भी होती हैं। मैंने महसूस किया है, जैसे आप कहते हैं मेरी बेटियों की कविता हज़ारों लाखों लोग सुनते हैं, हिंदुस्तान वाली कविता सुनते हैं, इसका मतलब लोग अच्छी कविताएं सुनते हैं, और दूसरे कवियों की भी अच्छी कविताएं भी वायरल होती हैं। इसका मतलब नई पीढ़ी सब कुछ बुराई नहीं स्वीकार करती, अच्छा बहुत कुछ है जो स्वीकार करती है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी कविताएं लिखी हैं, मैं ये सोच रहा हूं जब से बैठा बैठा कौन सी कविता पर आपसे बात करूं। आपकी कविताएं हैं, आपने जो विभिन्न राज्यों के ऊपर लिखी हैं, सर किन किन राज्यों के ऊपर कविताएं लिखी हैं और क्या भाव है उनके पीछे? अभी मेरी कविताओं का जो नया, देखिए शायरी मैंने बहुत लिख ली, 1000 मुक्तक हो गए, गज़लें लिख दी, तो कुछ मुझे भी बहुत ज़्यादा है, गज़लें भी बहुत सारी बताई जाती हैं। गज़लें भी बहुत हैं, और हास्य की कविताएं तो मेरी लगभग 25 किताबें ही हास्य व्यंग कविताओं पे हैं। बालगीत मेरे बहुत हैं। अब मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा क्या करूं कि समाज को उन कविताओं से, देश को उन कविताओं से कुछ मिल सके। तो मैंने अभी एक सीरीज़ शुरू की, पोइट्री फॉर नेशन, कविता समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। तो उसमें उन विषयों पर कविताएं हैं जो देश और समाज पर हैं। गंगा पर है, मेक इन इंडिया है, स्वदेशी पर है, आयुर्वेद पर है, अलग अलग विषय जितने मुझे मिलते हैं। उसी श्रृंखला में मैंने सोचा कि राज्य गीत, जब मैंने सोचे कि राज्य गीत किसी का नहीं है, मुझे पढ़ने को नहीं मिला
कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई राज्य गीत अगर कहा जाए कि एक कविता में उत्तर प्रदेश आपको समझ में आ जाए, ऐसी कोई कविता कम से कम मैंने तो नहीं पढ़ी। इसी तरह से छत्तीसगढ़ को अगर आप कविता के माध्यम से एक कविता पढ़ लीजिए मेरी छत्तीसगढ़ पे, और छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ का महत्व, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, वो सब एक 100 लाइन की 80 लाइन की कविता में आपको मिलता है। तो पूरी एक किताब छत्तीसगढ़ पे पढ़ेंगे और मेरी एक कविता पढ़ेंगे तो ज़्यादा रस कविता में आएगा और कम समय में आप ज़्यादा समझ पाएंगे। तो इस तरह मैंने छत्तीसगढ़ का राज्य गीत, हरियाणा का राज्य गीत, उत्तर प्रदेश का राज्य गीत, और अभी कश्मीर पे मैंने लिखा, हिमाचल पे लिखा, और दूसरे प्रदेशों पे भी मैं काम कर रहा हूँ। अभी बिहार पे लिखा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जल्दबाजी नहीं करता। मुझे उन प्रदेशों के बारे में, उसकी संस्कृति, उसकी सारी चीज़ें जो छोटी से छोटी हैं, पर्यटन की दृष्टि से भी और साहित्य संस्कृति की दृष्टि से भी, हमें सब पॉइंट उनमें एक साथ उठाने होते हैं और वो कविता में पिरोने होते हैं कि वो छंद में रहे, वो बहर में रहे, उससे बाहर नहीं हो। तो ये एक श्रम का काम है, अध्ययन का काम है। जब मैं भीतर से, जैसे वो होता है ना कि जब मौसम ऐसा बारिश का होता है, बादल घुमड़ते हैं, तभी बरसात होती है। तो मेरे जो शब्दों की बारिश है कविता की, वो माँ सरस्वती तभी करती है जब अंदर से मैं उस मूड में आ जाता हूँ कि अब मुझे लिखना है। तो ये श्रृंखला है, लगभग 100 कविताएं ऐसी होंगी जो देश और समाज पर पूर्ण समर्पित होंगी, और उन विषयों पे आपको कविताएं मिलेंगी नहीं, बहुत कम मिलेंगी। तो मैं ऐसा कुछ नया नया काम करता रहता हूँ, मेरा शौक़ है, और ईश्वर ने प्रतिभा दी है, क्षमता दी है, योग्यता दी है, और ढेर सारे लोगों का प्यार दिया है, तो फिर करना चाहिए ना। बिल्कुल अक्षर से डॉक्टर साहब यहाँ पर पूरी तरह सही बात कह रहे हैं। और इनकी जो कविताएं हैं, जो राज्य गीत इन्होंने लिखे हैं, वो तो इस तरह के हैं, अगर आपने राज्य गीत सुन लिया तो समझिए कि संबंधित राज्य का आपने भ्रमण कर लिया। अगर डॉक्टर साहब चाहें, हम थोड़ी सी इनसे अनुरोध करना चाहेंगे सर, एक थोड़ा सा राज्य गीत अगर यहाँ कोई। राज्य गीत की बजाय मैं हिंदुस्तान पे जो लिखा है वो उसका 1-2 बंद आपको सुना देता हूँ, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। क्योंकि राज्य गीत सब अभी बहुत ताज़े ताज़े लिखे हैं और मुझे एकदम याद नहीं है, क्योंकि वो राज्य गीत पढ़ने का अवसर कम आता है। मंच पर लोग मुझसे आशिविंग सुनना चाहते हैं, लोग एंटरटेनमेंट के मूड में रहते हैं, तो वो राज्य गीत पढ़ने का भी अवसर कम आता है। लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहता है तो मैं वो बहुत जल्दी, मेरा यूट्यूब चैनल है जोगी जी वाह, उस पर सब धीरे धीरे सुनने को मिल जाएंगे, या मेरे फेसबुक आईडी से जुड़ सकते हैं, वहाँ कुछ पढ़ने को मिलेंगे। मैं एक एक करके पोस्ट करता हूँ। लेकिन हिंदुस्तान पर जो मेरी कविता है वो बहुत महत्वपूर्ण कविता है, भारत के लिए भी और दुनिया में जो प्रवासी रहते हैं उनके लिए भी। हमने कहा कि हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज़ लगा कर कहते हैं, हाथों में गीता रामायण कुरान उठाकर कहते हैं, जो चली आ रही सदियों से हम वो अनमोल कहानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। जी वाह, हम ताजमहल की मीनारें, पावन गंगा की धारा हैं, ख्वाजा नवाज की चादर हैं, अमृतसर का गुरुद्वारा हैं, हम हिंद महासागर का जल, हम हिमगिर की ऊंचाई हैं, हम भीमसेन जोशी का स्वर बिस्मिल्लाह की शहनाई हैं। क्या बात है। हम सूर्य देव का ज्योति कलश शिवशंकर वाला डमरू हैं, जिन पर गिरधर नागर नाचे, हम वो मीरा के घुघरू हैं। हम मानसरोवर का पानी, हम कश्मीर की केसर हैं, हम रामेश्वर द्वारिकापुरी, हम राम सेतु के पत्थर हैं, जिसमें श्री कृष्ण नहाते थे, हम वो यमुना का पानी हैं। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। अरविंद घोष की वाणी है, हम तुलसी का दिग्दर्शन हैं, अब्दुल कलाम की दृष्टि हैं, ऐश्वर्या का आकर्षण हैं, हम करुणा मदर टेरेसा की, इंदिरा गांधी की शक्ति हैं, लक्ष्मीबाई का साहस हैं, मीराबाई की भक्ति हैं, हम रामदेव से योगी हैं, धोनी सी धूम मचाते हैं, सनसनी सानिया मिर्जा की तेंदुलकर बनकर छाते हैं, हमसे ही सुनीता विलियम है जो अंतरिक्ष से आई है, बॉबी जिंदल ने जाकर अमेरिका में धूम मचाई है, हम लक्ष्मी मित्तल की पूंजी टाटा बिरला अंबानी हैं। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। बड़ी कविता है, बहुत बड़ी कविता है, लेकिन इसमें मैंने अर्थ से लेकर हर विषय के लोग रखे हैं। उसमें खेल भी है, उसमें टाटा बिरला और अंबानी भी हैं, उसमें लक्ष्मी मित्तल भी हैं, वो लोग जो भारतवंशी हैं या भारत का नाम उन्होंने किसी भी दृष्टि से आगे बढ़ाया है, उन सबको समाने की कोशिश की है, एक सजोने की। डॉक्टर साहब, अभी आपने यहाँ पर एक बात कही, उससे एक सवाल निकल कर आता है। आपने कहा कि मैं मंचों पे कविताएं राज्य के ऊपर, जैसे गंभीर विषयों पर जो कविताएं हैं वो कम सुनने को, डिमांड भी कम होती है, उनकी दर्शक श्रोतागण हैं जो मांग भी कम करते हैं, तो ऐसे में हास्य व्यंग्य की कविताएं ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, क्योंकि वही सुनाई जाती हैं जो सुनना चाहता है। तो श्रोताओं
का मूड इस समय वर्तमान दौर में अगर हम बात करें, श्रोताओं का मूड किस तरह का? क्या श्रोता कविता सुनना चाहता है? श्रोताओं का क्या है कि ज़्यादातर लोग तो सब लोग हंसना चाहते हैं। इस मामले में तो पूरा भारत, पूरी दुनिया एक मत है कि सब हंसना चाहते हैं, क्योंकि इतना तनाव है समाज में, परिवार में, व्यवहार में, बाज़ार में, व्यापार में, सब जगह आदमी कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। पूरा दिन जो है वो जो है भाग दौड़ में बीतता है, नौकरी में, पैसे में, रोजी रोटी में, तो आदमी हंसना चाहता है। तो इसलिए मैं भी हंसाना चाहता हूँ। मैंने लिखा कि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूँ। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूँ। तो मुझे लगता है ईश्वर भी चाहता है कि लोग हंसें, मैं ही चाहता हूँ। और अच्छी कविताओं के लिए और अवसर हैं। धीरे धीरे आप जैसे लोग, आप जैसे चैनल आगे आएंगे तो मैं नियो न्यूज़ को बहुत बधाई देता हूँ कि अच्छा काम कर रहा है मथुरा में, और यहाँ की जो ब्रज की संस्कृति को पूरे देश के सामने और उसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया तक ले जाने का जो संकल्प लिया है हमारे गोल्डी भाई ने, और जो भी लोग इस चैनल से, नियो से जुड़े हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि ये चैनल ब्रज की संस्कृति को पूरी दुनिया में लेकर जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह हमारे साथ रहे डॉक्टर सुनील जोगी साहब, जो कि 100 से अधिक किताबें लिख चुके हैं, न जाने कितने देशों की काव्य यात्राएं कर चुके हैं, कितनी कविताएं इनकी देश, दुनिया और समाज को जागरूक कर रही हैं, ये ना इन्हें खुद भी नहीं मालूम है। और इनकी रचनाएं आप यूट्यूब चैनल पे पढ़ सकते हैं, विभिन्न टीवी चैनलों पर डॉक्टर जोगी जी की रचनाएं आप देख सकते हैं, उन्हें देखकर जागरूक हो सकते हैं। एक ऐसी हस्ती जिन्होंने हर क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल किया। एक सवाल थोड़ा सा रह गया था, वो मैं डॉक्टर साहब से फिर अनुरोध करूंगा। सर, एक पिक्चर जीनियस बनने वाली है, उसमें आप ब्रज के एक इंस्पेक्टर का रोल निभा रहे हैं, इंस्पेक्टर चौबे, उसके बारे में थोड़ा। जीनियस पिक्चर है। अनिल शर्मा जी जो कि मशहूर निर्माता निर्देशक हैं, गदर फिल्म उन्होंने बनाई, वो अपने बेटे को लेकर एक बहुत शानदार पिक्चर लेके आने वाले हैं, जीनियस। और बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छे गाने हैं। कुसुम सरोवर में भी यहाँ फिल्माए गए हैं और देश और दुनिया में बहुत सुंदर जगहों पे फिल्माए गए हैं। तो अनिल भाई हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, मुझे बहुत सालों से प्यार करते हैं और मथुरा को भी बहुत प्यार करते हैं, और बहुत ही काबिल, बहुत बड़े निर्माता निर्देशक हैं। उनके साथ काम करने में मुझे खुशी हुई। उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, मैं अमेरिका में था उन दिनों, तो मुझे फ़ोन आया उनके किसी मित्र का कि साहब आपके लिए एक रोल खोजा है अनिल जी ने, आप जल्दी से आ जाइए और मुंबई आके स्टोरी सुन लीजिए और उसको करना है। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं अमेरिका से आके सबसे पहले मुंबई गया और मुंबई में एक इंस्पेक्टर चौबे जो है, वो मथुरा के इंस्पेक्टर का मेरा रोल है उस फिल्म में, और जो भी छोटा सा रोल है अच्छा लगेगा सबको। सर, एक डायलॉग वो हीरो कहता है कुछ उसमें कि भाई कोतवाली का सर्वर ख़राब है, तो मैंने कहा कि भाई कोतवाली का हमारी सर्वर ठीक कर दीजिए। तो उसने कहा कि चौबे जी थोड़ा माल जो है वो सर्वर में भी, उसमें प्रोसेसर में भी डालो, सारा अपनी तोंद में ही डालोगे क्या? तो मैंने कहा कि जाकी तोंद ना निकली हो काहे को चौबे। तो ऐसे कुछ डायलॉग है, आपको मज़ा आएगा। अच्छा जी, बिल्कुल। जितने दिलचस्प कविताएं डॉक्टर साहब ने लिखी हैं, उतना ही दिलचस्प रोल जीनियस पिक्चर, जो कि अनिल जी की पिक्चर है, जिससे अपने पुत्र को वो लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी शूटिंग मथुरा में भी हुई थी। अब अभी हमने आपको कुछ दिनों पहले शूटिंग के दृश्य भी दिखाए थे, उसमें भी डॉक्टर साहब एक बहुत अहम रोल प्ले करने वाले हैं। तो कुल मिला के फिल्मों में विभिन्न कविताओं के द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके डॉक्टर सुनील जोगी अब अभिनय के द्वारा भी फिल्मों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले हैं, और अपनी कविताओं के माध्यम से वो लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का लगातार काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब इसी तरह से हिंदी भाषा के क्षेत्र में और भी विभिन्न क्षेत्रों में काम करते रहें। नियो न्यूज़ के लिए कैमरामैन बलराम के साथ वेद प्रकाश गौतम।